हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सी टेट बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक होने के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी मानकीकृत प्रशिक्षण, ऑप्शन सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यस्मरण के प्रश्न या ऑप्शन डी वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट, जो कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचना सिद्धांत है। इसमें सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता दी जाती है। आइए जानते हैं लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के बारे में। लेव वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसमें इन्होंने बताया है कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार से होगा। यदि उसे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो उसके विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और जो लेव वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत का एक निहित अर्थ है, उसमें उनका अर्थ है कि सहयोगात्मक समस्या का समाधान करना, जो कि सहयोगी प्रोजेक्ट विधि से किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए सत्तावादी, ऑप्शन बी अधिनायकीय, ऑप्शन सी अनुमतिपरक या ऑप्शन डी सुविधादाता। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है, जो कि राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रूपरेखा के अनुसार। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं? ऑप्शन ए परिवार और पड़ोस, ऑप्शन बी विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन सी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य या ऑप्शन डी परिवार और रिश्तेदार। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यालय और पास पड़ोस, जो कि समाजीकरण का गौड़ वाहक है। और अगर मुख्य वाहक या प्राथमिक वाहक की बात की जाएगी तो परिवार आता है, क्योंकि परिवार ही बालक का प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। आइए जानते हैं समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता हुआ सामाजिक आदतों, विश्वासों, रीति रिवाजों, परंपराओं एवं अभिवृत्तियों को सीखता है। बालक जन्म के समय कोरा पशु जैसा होता है। जैसे जैसे वह समाज के अन्य व्यक्तियों व सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आता जाता है, वो विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता रहता है। वैसे वैसे वह अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हुए सामाजिक आदर्शों व मूल्यों को सीखता रहता है। और यही बालक की सामाजिक प्रक्रिया होती है। और जो ये सामाजिक प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। मतलब समाज व्यक्ति या बालक जो होता है वो समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है और कुछ ना कुछ उसके व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, ऑप्शन बी याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, या ऑप्शन डी जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक उसे दंड का उपयोग करना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों को बहुत सारे उदाहरण देना और तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये आपका संप्रत्यात्मक विकास से संबंधित है। आइए जानते हैं संप्रत्यात्मक विकास क्या होता है। संप्रत्यात्मक विकास का मुख्य केंद्र स्मृति कोश होता है। पारिभाषिक तथ्यों या शब्दों को संप्रत्य कहते हैं, जिसका निर्माण एवं विकास विभिन्न इंद्रिय आदि द्वारा अर्जित ज्ञान या अनुभव के एकीकृत मानसिक प्रारूप के रूप में होता है। ये प्रति किसी अवधारणा, मान्यता, विचारधारा, सिद्धांत, मूल्य, आदर्श, दृश्य, ध्वनि, स्वाद, गंध, अनुभूति, घटना, कार्य आदि को अभिव्यक्त करते हैं। कोई संप्रत्य किसी एक के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है तो किसी के लिए अनुपयोगी भी
होता है। कुछ समान संप्रत्य सभी के लिए आवश्यक, महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। प्रत्ययों के निर्माण, विकास, स्मरण, विस्मरण और संस्मरण का प्रबंध ही संप्रत्यात्मक विकास का आधार होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विकास का सिरा पाद अभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी भिन्न से एकीकृत की ओर, ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर, या ऑप्शन डी ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। विकास का जो सिद्धांत है, कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से सिरापाद अभिमुख सिद्धांत जो है ये बताता है कि जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। आइए जानते हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। जैसे कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ये गर्भावस्था से लेकर मानव के विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और अंतिम समय तक चलती रहती है। कभी कभी तेज हो जाती है तो कभी मंद हो जाती है। जैसे ऊपर बात की गई सिरापाद अभिमुख, या इसको मस्तिका अधोमुखी भी कहते हैं। ये शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह दिखाया गया है कि प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय बच्चों का शारीरिक विकास दो प्रकार के नियमों को निर्देशित करता है। एक मस्तिका अधोमुखी नियम तथा दूसरा निकट उर नियम। इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसी बच्चे का दिया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो आपको ये ऑप्शन में बताना है कि कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा। दंड, ऑप्शन ए दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, ऑप्शन बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ऑप्शन सी अच्छी लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन, या ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन, जो कि कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के विषय के अंतर्गत आएगा। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों को अपनाता है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे, ऑप्शन बी घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे, ऑप्शन सी खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, या ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनका व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राजेश अति लोलुप पाठक के पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों को पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों और अध्यापकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है और वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। ये जो है ये सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन ए आंतरिक रूप से अभिप्रेत शिक्षार्थी है, ऑप्शन बी तथ्य आधारित शिक्षार्थी है, ऑप्शन सी शिक्षा अभिप्रेत शिक्षार्थी है, या ऑप्शन डी आकलन आधारित शिक्षार्थी है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए आंतरिक रूप से अभिप्रेत शिक्षार्थी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसके अतिरिक्त समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है? ऑप्शन ए परिणामों की आशा करना, ऑप्शन बी समस्या की पहचान, ऑप्शन सी समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, या ऑप्शन डी संभावित युक्तियों की खोजना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए परिणामों की आशा करना। ये आपका समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण में नहीं आएगा। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया में के चरण में जैसे समस्या की पहचान करना, उसके छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, फिर उसकी युक्तियों को खोजना कि कैसे समस्या का समाधान किया जा सके, तो ये सब आपका समस्या समाधान के चरण में आएंगे। लेकिन इसके क्या परिणाम निकलेंगे, इसकी आशा करना, ये आपका समस्या समाधान में नहीं आएगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी मुक्त उत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी निबंधात्मक प्रश्न या ऑप्शन डी सत्य या असत्य प्रश्न। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्य या असत्य प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखे जाते हैं। आइए जानते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक वैकल्पिक उत्तर प्रकार के प्रश्न होते हैं, दूसरा मिलान प्रकार के प्रश्न होते हैं, तीसरा बहुवैकल्पिक प्रश्नों के रूप में होते हैं। तो वैकल्पिक उत्तर प्रकार के प्रश्नों में सत्य असत्य, सही गलत या हाँ और ना के रूप में होते हैं। वहीं मिलान के प्रकार के प्रश्न जो होंगे वो एकल, दोहरा, कुंजी, जांच सूची या साचा व रिक्त स्थानों को भरना। वहीं बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों में अपूर्ण कथन दिए होते हैं। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत आएंगे। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।